नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। पिछली बार आपने जो चर्चा की सेकेंड ईयर फिजिक्स से थी, जिसमें हमने 2 चैप्टर का पढ़ाई कर लिया है। ये हमारा तीसरा चैप्टर है सेकेंड ईयर फिजिक्स का, जिसका नाम आप विद्युत धारा या फिर वैद्युत चालन रख सकते हैं। ठीक है, तो वैद्युत धारा ही मैं डाल देता हूं फिलहाल, और बाकी इसको हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो पढ़ाई करेंगे वो हमारा होगा वैद्युत चालन। सबसे पहली जो हमारी हेडिंग होगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, वो हमारा वैद्युत चालन यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा। ठीक है, तो क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन? इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा। ध्यान दीजिएगा, क्या शब्द था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्थिर विद्युत। ठीक है, वहां पर हमारे पास जो आवेश था वो 2 लोगों को परस्पर रगड़ने से प्राप्त हो रहा था। याद आ रहा होगा कि आपने एक रेशम का टुकड़ा लिया और उसको किसी ग्लास रॉड से रगड़ा, तो आपने पाया कि रेशम पर हमारा निगेटिव चार्ज और हमारे रेशम पर ग्लास रॉड पर कैसा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पर ये जो चार्जेज आते हैं वो स्थायी और स्थिर होते हैं। फिलहाल क्या मैं बोल रहा हूँ, स्थायी कहना भी गलत मैं बोलूंगा। फिलहाल इस जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा वो होगा स्थिर, मतलब ये चलते नहीं, मूव नहीं करते। ये पढ़ाई हमने किया। लेकिन हमारे भौतिक जीवन में, यानी कि हमारी फिजिकल लाइफ में, हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें ये चार्ज चलते हुए नजर आते हैं। और अगर आपको नहीं नजर आया है तो मैं याद दिला दूं, सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम लोग लेंगे वो हमारा होगा तड़िक चालक। जब मैं तड़िक चालक बोलूंगा तो बहुत लोग चौंक जाते हैं। बिजली गिरना, हिंदी में जब मैं बोलूंगा तो ज्यादा आसान लगेगा और ज्यादा इजी वर्ड में, बिजली का गिरना। बिजली के गिरने में क्या होता है आपको मालूम है? आसमान में बहुत सारा चार्ज कलेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि इकट्ठा होता है, और ये इकट्ठा होकर क्या करता है? ठीक है, ये इकट्ठा होकर क्या करता है? वहां से चलते हुए यहां तक आ जाता है। यानी कि वायुमंडल से चलकर, एटमॉस्फेयर से चलकर, वायुमंडल से चलकर चार्जेस हमारे पृथ्वी तक आते हैं। और आता है तो आप देखे होंगे हमको बिजली गिरती हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसका मतलब अगर चार्जेस चलेंगे एक जगह से दूसरे जगह, तो उसके चलने से क्या पैदा होगी? बिजली पैदा होगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर जागरूकता बढ़ाने के लिए है कि अगर यहाँ पर हम चार्जेस को मूव कराएंगे किसी फिक्स डायरेक्शन में तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर हम जो हेडिंग पढ़ रहे हैं वह इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यानी कि वैद्युत चालन। वैद्युत चालन का मतलब है चार्ज कैरियर्स का चलना। चार्ज कैरियर का मतलब आप क्या समझेंगे? अगर कोई आपसे बोले चार्ज कैरियर, तो इसका मतलब होता है हमारा आवेश वाहक, जो आवेश को ग्रहण करते हैं और लेकर वहां से यहां तक आते हैं। ठीक है, तो आवेश वाहक क्या हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज या फिर कोई नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आवेश वाहकों का एक जगह से दूसरी जगह चलना, या और भी सिंपली बोले, आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण वैद्युत चालन कहलाता है। वैद्युत चालन कहलाता है। ठीक है, मोशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस is called इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किसकी सहायता से होता है मेरे दोस्तों? तो ये जो गतिमान कण हैं, जो मूवेबल चार्जेस हैं, इन्हीं मूवेबल चार्जेस को हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज कैरियर कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? चार्ज कैरियर बोलते हैं, या हिंदी में चलने वाले आवेशों को
हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक। ठीक है, तो काम बहुत आसान है। वैद्युत चालन क्या है, किसी भी आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण। क्या आपके पास कोई और भी ऐसा एग्जांपल है, जैसे बिजली वाला मैंने बोला? तो जवाब है हाँ सर। अगर हम किसी सेल से, किसी बैटरी से किसी तार को जोड़ दें तो लगातार आवेश चलेंगे, इस सिरे से इस सिरे तक और इधर से इधर। इधर से इलेक्ट्रॉन चलेगा, इधर से प्रोटॉन चलेगा, लगातार ये चलेगा इस सेल की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे चार्जेस जो हैं वो गतिमान हो रहे हैं, चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये भी हमारा वैद्युत चालन का एक बढ़िया उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल उठता है सर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वैद्युत धारा क्या है? तो वैद्युत धारा के बारे में आपने इसके पहले भी पढ़ाई की है छोटे क्लास में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसमें रंग डाला जाएगा, कलर डाला जाएगा कि और चीजें समझ में हमें आए। तो वैद्युत धारा हमारी अगली हेडिंग, वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, अच्छा, सामान्य अवस्था में आप सभी जानते हैं, सामान्य अवस्था में अगर बात किया जाए किसी भी चालक की, सामान्य अवस्था में कोई भी चालक यानी कि इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, कंडक्टर हैव, जितना पॉजिटिव रखेगा उतना ही निगेटिव चार्ज भी रखेगा। ध्यान देना, सामान्य अवस्था में चालक में पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस समान होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मान लूं कि कोई चालक मैंने लिया, ठीक है, हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। सही है, यही चीज अंग्रेजी में इस तरीके से लिखी जाएगी। तो अगर मैं कोई सामान्यतः कोई चालक ले लूं और एक रीजन बीच में ले लूं जहां से पास होने वाले चार्जेस की चर्चा करूं, तो पॉजिटिव चार्ज अगर मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए कि इधर जा रहे हैं, तो निगेटिव चार्ज उल्टे विपरीत स्वभाव के होते इधर जाएंगे। और अगर वो चालक है तो इनकी संख्या बराबर। तो नेट चार्ज अगर कोई पूछे कि सर यहाँ से जो फ्लो कर रहा है इस एरिया से, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से t समय में p समय में, वो अगर q प्लस और q माइनस हुआ तो q प्लस और q माइनस को जो घटाने या टोटल लेने पर हमें जो आवेश कुल मिलेगा वो 0 मिलेगा। यानी कि सामान्य अवस्था में हमें कोई चार्ज वार्ज मिलने वाला नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि अगर कोई मेटल ले लिया जाए तो उस मेटल में भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफी ज्यादा होती है। यानी कि किसी धातु में, ठीक है, धातु में इन मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। लेकिन दिक्कत क्या है, अंदर का जब आप लेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है अपने मन से, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो उनका नेट परिणामी अभी भी जो लिया जाएगा वो ओवरऑल शून्य आने वाला, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। अब इस चीज को हम कैसे एक डायरेक्शन में करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं? तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आवश्यकता होती है। हम यहाँ पर एक पोटेंशियल दे देते हैं ताकि ये नेट डायरेक्शन में, निश्चित दिशा में चलना प्रारंभ कर दें। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमने किसी भी कंडक्टर में क्या किया, बाहर से एक पोटेंशियल जोड़ने के लिए बैटरी लगा दी, एक प्लस और माइनस, तो आप देख सकते हैं ये माइनस वाला अगर इधर जुड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ढकेलेगा किस तरफ, उस तरफ। और ये क्या करेगा, पॉजिटिव इस तरफ है तो ये सब चलकर इस तरफ आना शुरू कर देंगे। ठीक है, जबकि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की परिकल्पना करूं, यानी कि इमेजिनेट करूं कि पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, तो वो किधर जाएंगे, उधर जाएंगे। मतलब अब इनको एक बल मिल गया, एक धक्का मिल गया, एक फोर्स मिल गया जो इनको ढकेल रहा है कि भैया उस तरफ जाओ। तो अब इस तरफ जब ये आने लगेंगे तो इनके बहने के नाते हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलना शुरू हो जाएगी। जैसा कि मैंने बोला कि वायुमंडल से अगर पृथ्वी तक चार्ज आ रहा है तो बिजली हमको दिखाई देती है, तो बिजली हमको मिलने लगेगी। तो अब अगर मैं मान लूं कि किसी फिक्स क्रॉस सेक्शनल एरिया से, इस एरिया से Q चार्ज t सेकंड में पास कर रहा है, तो करंट की डिफिनेशन जो बनेगी, करंट यानी कि I धारा की जो डिफिनेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट टाइम।
क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बिना बोलकर बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि आवेशों के बहने की दर को, आवेशों के बहने की दर को क्या कहते हैं, दर को धारा कहते हैं, धारा कहते हैं। ये डिफिनेशन निकल आएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, आसान है। अब इधर देखिएगा चार्ज यानी कि Q बाई टी। अब यहां पर अगर कोई पूछे सर जी Q का मात्रक क्या होता है, तो आपको मालूम है कूलाम, अंग्रेजी में COLUMB, ठीक है, कूलाम। समय का मात्रक आपका क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। और इधर देखिएगा अंग्रेजी में भी हम SCC लिख सकते हैं, सेकेंड, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि सर जी यूनिट ऑफ आई क्या होता है, यूनिट ऑफ आई यानी कि आपके धारा का मात्रक, आई का मात्रक क्या होगा, तो जवाब सिंपल है, अंग्रेजी में बोलना भैया तो बोल लो कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड। और अगर यहाँ पर आपको हिंदी में बोलना है तो वही चीज फिर लिख दीजिए कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड। हो गया क्लियर। और इसी को हम लोग अंग्रेजी में एम्पियर बोलते हैं, दर्शाते ए से हैं, इसे भी हम लोग एम्पियर बोलेंगे, दर्शाते किससे हैं, ए से हैं, ठीक है। बस हिंदी और इंग्लिश का फर्क है। तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी अनप्रस्थ काट से अगर समय, अनप्रस्थ काट किसे कहते हैं मित्रों, ये वाला जो आपने एरिया देखा, इसी को हम लोग अनप्रस्थ काट या फिर अंग्रेजी में क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर समय t में q चार्ज मूव करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां से गुजरने वाले करंट का मान होगा Q बाई टी, ठीक है। एक बात और यहां पर स्पेशली मैं याद करा दूं कि कभी कभी न्यूमेरिकल में काम आ सकता है I बराबर Q बाई टी। तो I बराबर, याद करिए Q का एक फॉर्मूला आपने पहले चैप्टर के पहले लेक्चर में पढ़ा है, Q की वैल्यू होती है क्वांटीकरण नियम के आधार पर या क्वांटीकरण गुण के आधार पर Ne, और बाई क्या होता है T, जहां E क्या है, तो जवाब है एक इलेक्ट्रॉन पर आने वाला आवेश 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं काफी कुछ याद आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। यहीं पर एक छोटा सा सवाल लगा लिया जाए, ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लगा लिया जाए जिससे बातें क्लियर हो रही है, हो जाए, ठीक है। किसी तार से, क्वेश्चन ऐसे बना लिया जाए, किसी तार से 16 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। प्रति मिनट उसके अनुप्रस्थ काट से कितने इलेक्ट्रॉन होकर गुजरेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होकर गुजरेंगे, ठीक है। दूसरे मोड में 16 एम्पियर करंट passes through a wire, ठीक है। हाउ मच या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन passes through given cross sectional area इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन वहां से होकर गुजरेंगे, ठीक है। तो देखिए काम आसान है, हमको सब कुछ दे रखा है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा हल या सोल्यूशन, ठीक है। क्या है हमारे पास 16 मिली यहां पर लिखा हुआ, थोड़ा अंडरलाइन करिएगा मिली पर, है ना। तो मिली क्या होता है, तो 10 के पावर 10 के पावर -3, तो हमें आई की वैल्यू दिया है 16 इंटू 10 के पावर -3, आगे क्या लिखा है एम्पियर, ये हो गया।
अब इसके बाद उसने कहा धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है, प्रति मिनट, 1 मिनट में, यानी कि टाइम भी दे दिया 1 मिनट, पर मिनट मेरे काम का नहीं है भैया, आप जान रहे हो, सेकंड चाहिए, तो यहाँ पर हमने 60 लगा दिया, आगे क्या कह दिया, सेकंड, ये 60 सेकंड हो गया। अब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जो होता है सर Q बाई टी, तो आई की जगह 16 गुणे 10 के पावर -3, Q हुआ, टी की जगह 60 लगा दिया, ठीक है। अब ये हो गया, ये क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा 16 गुणे 60 गुणे 10 के पावर -3। अब फिर मेरा दिमाग कहेगा कि सर क्यों नहीं चाहिए, तो 4 जा रहा है, मुझे क्या चाहिए, कितने वहां से इलेक्ट्रॉन होकर गुजरे हैं। तो Q के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जवाब होगा सर N इंटू ई, बाकी आपका 16 गुणे 60 गुणे 10 के पावर -3, ठीक है, ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब बोलिए जरा, n हो गया, e के जगह 1.6 इंटू 10 के पावर -19, आगे 16 गुणे 60 गुणे 10 के पावर -3, तो ये दशमलव हटाइए, यहाँ 0, 16 से काटिए 10 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा n बराबर कितना आ जाएगा, 600 गुणे 10 के पावर -3, नीचे 10 के पावर -19, इसको ऊपर भेज दीजिए, ठीक है, तो 600 हो गया ये, गुणे -19 ऊपर जाकर +19 में से 3 जाएगा, तो 16 बन जाएगा। अब आप चाहें तो इधर 2 अंक घसक जाए, उधर 2 अंक बढ़ जाए, तो n बराबर 6.00 लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो 6 इंटू लिख सकते हैं 10 के पावर 2 अंक बढ़ा 18, इतने इलेक्ट्रॉन वहां से होकर गुजरेंगे, 6 इंटू 10 के पावर 18, ठीक है। तो एक छोटा मोटा सवाल केवल आपको याद कराने के लिए, ये सारी चीजें आपको याद आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन रहा है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, कैसी राशि है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, यानी कि I इज एन क्वांटिटी, क्या लिखा है, कौन सी क्वांटिटी हम इसे कह सकते हैं, आगे डैश छोड़ देते हैं, या धारा I है एक, आगे क्या लिख सकते हैं, आगे राशि, ठीक है, कौन सी राशि हम इसको कह सकते हैं, कौन सी क्वांटिटी रख सकते हैं, अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। 2 राशियां हमारे पास होती हैं, किसी भी भौतिक राशि को हम 3 में बदल सकते हैं मित्रों, 3 क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर का मतलब अदिश राशि, देखिए हिंदी और इंग्लिश मोड दोनों जानिए, वैसे इंग्लिश ज्यादा जानिए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि आगे चलकर आपको यही सारी चीजें ज्यादा उपयोग में आने वाली है, अगर आपका टारगेट इंजीनियरिंग या नीट वगैरह है तो। स्केलर यानी कि अदिश, और वेक्टर यानी कि सदिश राशि, ठीक है। तो कौन सी राशि में आप आई को रखना पसंद करेंगे, तो देखिए आई के बारे में कुछ भी कहने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देने वाला हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम अदिश और सदिश की परिभाषा जो पढ़ते हैं थोड़ी अधूरी पढ़ते हैं, हमें पढ़ाया गया है कि वो राशियां स्केलर यानी कि अदिश राशि होगी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण हो, ठीक है, पर दिशा का ज्ञान ना हो, हैव अननोन डायरेक्शन, आर नो डायरेक्शन, आर नो डायरेक्शन, दोनों बातें बोल रहे हैं, मतलब एक ऐसी दिशा हो जो बता ना पाओ, या फिर उसके पास दिशा ही ना हो, ठीक है, और दिशा का ज्ञान ना हो, दिशा का ज्ञान ना हो, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, ठीक है, या दिशा ही ना हो। और जो हमारा सदिश होता है उसमें हमारे पास बताया गया हमको कि परिमाण भी होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड भी होगा उसके पास, साथ ही साथ उसके पास डायरेक्शन यानी कि दिशा भी होगी, फिक्स डायरेक्शन होगा उसके पास, दिशा होगा उसके पास, ठीक है। पर ये अधूरा परिभाषा है, अगर आप ये पॉइंट नहीं अंडरलाइन करेंगे तो कई बार ये मुश्किल होती है डिसाइड करने में कि दी गई राशि क्या है। वो क्या है कि अगर कोई स्केलर होगा तो कॉमन मैथमेटिक्स मानेगा, कॉमन मैथमेटिक्स यानी कि सामान्य गणित, यानी कि सामान्य साधारण गणित को वो फॉलो करेगा, उसको जोड़ने में घटाने में, यानी कि वो प्लस माइनस में यकीन रखेगा, ठीक है। जबकि वेक्टर जो होता है वो घटकों में टूटता है, आप जानते हैं कि अगर ये फोर्स एफ है, इसने थीटा बनाया, तो इसे आप 2 पार्ट में तोड़ोगे, एफ कॉस थीटा, ऊपर क्या होगा एफ साइन थीटा, ऐसे तोड़कर तब जोड़ोगे। और भी एक आध फोर्स हो, मान लो इसको F1 नाम दे दें, इसको θ1 कर दें, एक आध फोर्स और है, मान लो F2 दे दें, कोण θ2 है, तो इधर आ जाएगा आपका F2 cos
θ2, उधर आ जाएगा F2 sin θ2, तो ये आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाते हैं। इधर वाले इधर से जुड़ेंगे, इधर वाले इधर से, तो ऐसे इसको तोड़ तोड़ कर जोड़ना पड़ता है मित्रों। तो हमें ये देखना है कि आई के बारे में क्या खासियत है। आगे चलकर हम किरचॉफ नियम पढ़ेंगे, किरचॉफ साहब का लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यही नियम भी है किरचॉफ का, करंट के मामले में क्या नियम है वो देख लें। किरचॉफ साहब ने बताया हमको कि अगर कोई संधि हो, संधि का मतलब होता है ज्वाइंट, जैसे तार आप लेकर जा रहे हैं और वहीं से तार से अलग अलग सेक्शन निकाल लीजिए, तो वो ज्वाइंट, जो ज्वाइंट आपका होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि। अगर किसी संधि की तरफ करंट आ रही है तो उन्होंने बोला था पॉजिटिव होगी, ठीक है। और अगर किसी करंट जंक्शन से दूर कोई करंट जा रहा है तो वो निगेटिव होगी। और नेट करंट एट ज्वाइंट, नेट करंट एट ज्वाइंट, ठीक है, यानी कि संधि पर कुल धारा, संधि पर कुल धारा का योग, कुल धारा का योग अगर कोई पूछे तो क्या दीजिए सर, सब आई जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सभी आई को जोड़ने पर 0 आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है, सभी करंट्स को जोड़ने पर। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी ने मुझसे पूछा कि सर यहां ऐसे ऐसे और एक ऐसे, उसने लिखा 5 एम्पियर आ रहा है, यहाँ 10 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पर एक और बना लेते हैं, 8 एम्पियर आ रहा है, यहाँ 3 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पर कितना एम्पियर जाएगा। कोई पूछ बैठे क्वेश्चन, तो आप कहिए सर ये एक जंक्शन है, इसका नाम ए रख दें, तो ए पर टोटल करंट, ठीक है, ए पर कुल धारा, कुल धारा, करंट एट ए, करंट एट ए क्या हो जाएगा, इन सभी करंट्स का सम। पर आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा करंट पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव। तो जो जंक्शन की तरफ आ रहा है वो प्लस, ये भी आ रहा जंक्शन की तरफ प्लस, ये भी प्लस, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस, क्योंकि ये जंक्शन से क्या कर रहे हैं, अवे जा रहे हैं। तो अब इनका उठा ले मान, पहला 5 एम्पियर पॉजिटिव के साथ, दूसरा 10 एम्पियर पॉजिटिव साइन के साथ, तीसरा हमारा हो गया 8 एम्पियर पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। आप ये ए लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो बाद में लिख दीजिएगा यूनिट। और फिर उसके बाद हमने कहा -3 एम्पियर, ठीक है, और फिर हमारे पास -6 एम्पियर, इनका सबका सम, सब इसे ज्वाइंट्स होकर गुजर रहे हैं, 0 आना चाहिए। तो अब ये जब हमको लग गया तो 10 5 15, 15 और 8 23, 23 में से 3 गया 20, ठीक है, 15 8 30, ठीक है, प्लस माइनस x बराबर 0, तो -x बराबर -20, आगे काट दीजिए, यहाँ क्या लग देंगे, एम्पियर। तो उत्तर देते समय क्या बोलेंगे, आंसर देते समय -x एम्पियर, यही तो देना था, तो -20 एम्पियर। ये माइनस क्या बता रहा है, कहेंगे ये अवे जा रहा है, अगर प्लस होता तो एक ही तरफ आता, इस ज्वाइंट की तरफ आता, जंक्शन की तरफ आता है ना। चलिए, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया। तो अब मामला ये है कि अगर ये सामान्य जोड़ और घटाव को फॉलो कर रहा है तो हमें इसे किस में रखना चाहिए। तो जवाब मिल चुका है कि सर इसमें कहीं भी कंपोनेंट नहीं टूटा, कंपोनेंट नहीं टूटने के नाते हम इसको किस क्वांटिटी में रखेंगे, स्केलर यानी कि अदिश राशि में। तो उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया हो कि करंट को हम किस प्रकार अदिश राशि में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग हमारी करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व, धारा घनत्व। बहुत इजी चीज, आराम से केवल समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक है, और यहां से पर इस तरीके से करंट होकर गुजर रही है, ठीक है, इस पूरी एरिया से करंट ऐसे होकर गुजर रही है, ठीक है। और हमसे पूछा जाए धारा घनत्व तो क्या होगा। अगर मैं मान लूं यहां से गुजरने वाली धारा का मान टोटल I, और ये टोटल जो एरिया हमारा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका मान A है, तो जो धारा करंट डेंसिटी डिफाइन की गई है उसे J से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, J से। J बराबर हो जाएगा I/A, ठीक है। फिर से सुन लें, अगर हमारे पास कोई एरिया A है
और उसके परपेंडिकुलरली, मतलब इस एरिया के परपेंडिकुलरली गुजरने वाली सारी करंट्स जो हमको दिख रही हैं, वो टोटल करंट अगर I है और ये एरिया A है तो I बाई A, यानी कि धारा एकांक क्षेत्रफल पर, करंट एट यूनिट, करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, करंट डेंसिटी को जनरली किसी पॉइंट के लिए निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं? किसी पॉइंट के लिए। जब ये एरिया से मैंने भाग दिया, मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट P था तो उसके लिए हमने निकाला कि I बाई A है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये गारंटी हमें मिलनी चाहिए कि जो P और ये जो एरिया और I है वो एक दूसरे के मतलब एरिया वेक्टर जो है वो इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये एरिया जो है ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं चीजें। बात समझ में आ रही है? अभी नहीं आ रही हो तो थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। आइए, थोड़ा, बहुत बच्चे थोड़ा कंफ्यूज आ गए होंगे, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं याद कराता हूं। इसे हम एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया। और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होता है, जिसमें हम ए का ही मैग्नीट्यूड ले लेकिन ये डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल हो, तो उस स्थिति में यहाँ पर एन कैप लगाते हैं। अब ये हमारा ए वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? ए वेक्टर। अगर आपको किसी पॉइंट पर, यहां देखिएगा, मान लीजिए कोई पॉइंट यहां पर P है, ठीक है, तो पहले आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में जितनी करंट वरेंट जा रही हो, ठीक है, ये आपका एरिया वेक्टर हो गया, ध्यान दीजिएगा, जितनी करंट वरेंट यहां से पास कर रही है उस पूरे एरिया से, आप वो लेकर J बराबर क्या लिख सकते हैं? I बाई A। ठीक है, इसलिए डिफिनेशन क्या है कि किसी पॉइंट के अलोंग अगर आप करंट डेंसिटी, धारा घनत्व तो जानना चाहते हैं, तो ये है उसकी डिफिनेशन कि करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं करंट पासिंग थ्रू इसको हम लोग एक नाम बोलते थे, याद अगर आपको आ रहा हो तो, एरिया वेक्टर। क्या बोलते थे? एरिया वेक्टर, यानी कि सदिश क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम लोग सदिश क्षेत्रफल, नॉर्मली क्षेत्रफल अदिश होता है, पर ये हमने डिजाइन किया था परपेंडिकुलर वाला और इसका नाम दिया था सदिश क्षेत्रफल। तो एक नया आप डेफिनेशन यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? करंट पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर या थ्रू परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। ठीक है, करंट पासिंग थ्रू करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। अब इसी को हिंदी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कहेंगे? धारा एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से जबकि दिशा सदिश क्षेत्रफल के, सदिश क्षेत्रफल की हो। बस ये नई डिफिनेशन है, बुक्स में आपको ऐसे नहीं मिलना है। बुक्स में बड़ी सारी कहानी लिखा हुआ है कि किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत, वही परपेंडिकुलर, अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, आप आराम से समझ सकते हैं कि जो भी एरिया लेना है वो एरिया वेक्टर लेना है, एरिया नहीं लेना है। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा मैं डायरेक्ट अगर डायग्राम चेंज करूं तो अभी देखिए आप बहुत अच्छे से बात समझ जाएंगे। मान ले कि हमारा जो एरिया था इस तरीके से है और करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, और मैं इस पॉइंट ए पर करंट डेंसिटी निकालना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, या यही मान लें यहां पर हम निकालना चाहते हैं पॉइंट पी पर एक करंट डेंसिटी, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे सर अब तो ये परपेंडिकुलर है नहीं, परपेंडिकुलर में ड्रॉप करना चाहूंगा तो ऐसे कुछ निकलेगा, तो ये हमारा डायरेक्शन मिलेगा हम, है कि नहीं? ये क्या होगा? हमारा ए वेक्टर होगा। तो अब अगर मैं इसे आई की डायरेक्शन में लेना चाहूंगा तो देखिए यहां पर अगर मान लू ये थीटा है तो इस तरफ, अभी अभी मैंने आपको समझाया, याद आ रहा है? ये देखिएगा जरा,
ये एफ है तो इधर क्या आता है, एफ कॉस थीटा, ये क्या आता है, एफ साइन थीटा। अब हमने एरिया को एरिया वेक्टर मान लिया, तो इसके अगर मैं कंपोनेंट तोड़ूं, इधर देखिएगा जरा, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इस तरफ आएगा ए कॉस थीटा, इधर क्या आएगा, ए साइन थीटा। सेम उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक हमारा कॉस में होता है, ऊर्ध्व घटक किसमें होता है, साइन में होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं पूछूं कि इस समय सर आपका करंट डेंसिटी क्या होगा, तो मुझे परपेंडिकुलर की डायरेक्शन चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे जे बराबर, सॉरी जे बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर, आई बाई, करंट की डायरेक्शन में आई बाई ए, नहीं ए साइन नहीं, बल्कि क्या, ए कॉस थीटा, वहां पर दिया जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, अब बोलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी जे ए कॉस थीटा। शायद बहुत लोग को याद ना आ रहा हो, आपने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट, याद आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया गया है आपको कि ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, या सामान्यतः इसको ए बी कॉस थीटा, कुछ वैसा ही दिख रहा है आपको, ए बी कॉस थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहे ए का मतलब जे से है, बी का मतलब ए से है, तो इसे जे डॉट ए डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, जिसने ये क्लियर कर दिया कि आई डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है, अदिश गुणनफल को फॉलो करता है, इसलिए यह एक अदिश राशि ही होगा। 100% क्लियर हो गया, तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक अगर कोई ये पूछ बैठे कि सर करंट और करंट डेंसिटी में मेजर डिफरेंस बताओ, फिर से मैं पूछ रहा हूं क्या, कि करंट और करंट डेंसिटी में मेजर अंतर, धारा और धारा घनत्व में बड़ा अंतर बताओ। तो देखिएगा, धारा घनत्व हमेशा किसी पॉइंट के लिए निकाला जाता है, याद आ रहा है, किसी पॉइंट के लिए निकाला जाता है, जबकि धारा क्या होती है, पूरे इस कंडक्टर में एक सिरे से अपना बहती रहती है, जिसका हर जगह का मान क्या होता है, फिक्स। यहाँ मान बदल भी सकता है, कोई कुछ और एंगल बना सकता है, यहाँ वाला कुछ और एंगल बना सकता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर हर पॉइंट के लिए अगर हम निकालना शुरू करें तो धारा घनत्व का मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन करंट के लिए ऐसी बात नहीं है। जितना करंट आप देंगे पूरा का पूरा इस कंडक्टर से उस कंडक्टर, एक कंडक्टर के एक सिरे से उस कंडक्टर के दूसरे सिरे तक आर पार निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है छोटा सा, ठीक है, एक न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से ले लिया जाए, सवाल इस तरीके से, तांबे के एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तांबे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 इंटू 10⁻³ 2 के इंटू 10⁻। अच्छा एक बात और, जे बराबर क्या होता है, आई बाई ए। अगर इसका कोई यूनिट पूछे तो क्या बताओगे, बताओ जरा, यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा, अगर कोई पूछे तो जवाब होगा सर इसका मात्रक होगा आई किसमें, एम्पियर में, एरिया किसमें, मीटर स्क्वायर में, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ऊपर ले जाओगे तो m⁻² भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या एम्पियर के पावर m⁻², दोनों चल जाएगा। ठीक है, हाँ अगर इसका किसी ने पूछा आपसे डायमेंशन, तो ऊपर a है और इसको एल स्क्वायर भी लिखते हैं, तो ऊपर ले जाकर आप लिख सकते हैं a l⁻²। ये डायमेंशनल फार्मूला यानी कि विमीय सूत्र हो जाएगा। विमीय सूत्र ये होगा और मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सवाल है, तांबे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि वहां से, यदि इसमें 2.8 इंटू 10⁻² एम्पियर की धारा बहे, धारा बहे, तो धारा घनत्व का मान क्या होगा, धारा घनत्व का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए अंग्रेजी में सुन लीजिए, तांबे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, cross sectional area of CU is, CU wire is, CU wire is 2 into 10⁻³ meter square. If 2.8 ampere current passes through it, current passes through it, then what is the value of, what is the value of
करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। ठीक है, तो कोई बहुत मेहनत वाला सवाल तो है नहीं, इजीली आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा, हमारे पास क्या लिखा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर वायर दिया हुआ है। तो हल में आइए, कहिए सर ए की वैल्यू कितनी है, एरिया कितना हमारा 2 इंटू 10⁻³ वहां से करंट आई कितना पास कर रहा है 2.8 एम्पियर, तो इसलिए जे बराबर क्या लिखा जा सकता है आई बाई ए। अब यहाँ आई का मतलब 2.8 से है, एरिया का मतलब 2 इंटू 10⁻³ से है, 2 से काटेंगे 1.4, ये ऊपर चला जाएगा, 1.4 ऊपर जाने पर माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 10⁻3 यूनिट आप देख ही चुके हैं क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं ये प्यारी सी टॉपिक आपको बहुत प्यारी सी लगे, और इस उम्मीद के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। मुलाकात होगी जल्द ही इसके अगले पार्ट में, हो सकता है अगला पार्ट आपका बहुत जल्द आ जाए। ठीक है, उसमें हम काफी कुछ पढ़ने वाले हैं, हम उसमें वैद्युत चालन यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन से संबंधित बहुत सारी बातें करेंगे, जिसमें हम रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन का लेंगे। ठीक है, फ्री ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे यानी कि अनुगमन वेग पढ़ेंगे, मीन फ्री पाथ, ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, जिसका मतलब हिंदी में हुआ कि किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा चला गया औसत मुक्त पथ और तथा श्रांति काल। ठीक है, तो धन्यवाद हमें देखने के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।